नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो टेस्ट पेपर है उसकी सीरीज शुरू कर रखी है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। पिछले के जो टेस्ट पेपर हैं वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं, तो उसकी लिंक मैंने आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ पर जाकर आप वो पहले वाले टेस्ट पेपर हैं वो देख सकते हैं। या वरना ये वीडियो खत्म होने के बाद में आपको स्क्रीन के ऊपर उनकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी उनको देख लेना। देखिए, आज का जो टेस्ट पेपर है उसको अपन शुरू करते हैं। 75 क्वेश्चन आंसर उसमें मैंने कवर किए हैं, और सारे क्वेश्चन वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ में बने रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें आपको दे रखा है, निम्न में से किस विद्वान ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है। तो देखिए, इसमें जो कर्नल जेम्स टोड है उन्होंने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है, इसलिए ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, आपको दे रखा है, सुमेलित करने वालों में दे रखा है, एक तरफ आपको स्थान दे रखा है और वो स्थान है वो कौन सी लोक देवी से संबंधित है ये दे रखा है, और नीचे आपको कूट के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो देखिए, कौन सा स्थान है वो कौन सी लोक देवी से संबंधित है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर दिया गया है करणी माता। तो करणी माता है वो कहाँ है, बीकानेर में। उसके बाद में जीण माता, तो जीण माता कहाँ पर आपकी सीकर में, राजस्थान का पहला हाईटेक जिला। उसके अलावा आवड़ माता, तो आवड़ माता है वो कहाँ पर है, जैसलमेर में। और केला देवी का मेला कहाँ पर बढ़ता है, करौली जिले के अंतर्गत बढ़ता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है 4 3 2 1, ये 4 3 2 1 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन जो सेकंड हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बीकानेर के राव बिक्का निम्न में से किस वंश से संबंधित थे। तो राव बिक्का जो थे वो राठौड़ वंश से संबंधित थे, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैगजीन अथवा अकबर का किला राजस्थान के जिले की धरोहर है, तो ये कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। अजमेर में ही तारागढ़ का किला स्थित है, अजमेर में ही मैगजीन का दुर्ग है जिसको अकबर के दौलत खाने के नाम से जानते हैं। अकबर की ओर से मान सिंह में हंडी जो हल्दीघाटी का युद्ध है उसका नेतृत्व किया था, तो जो उसकी विस्तृत तैयारियां हैं वो मैगजीन के दुर्ग में ही की थी, जो कि कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। अजमेर जो है वो राजस्थान का हार्ट ऑफ राजस्थान कहते हैं इसको, राजस्थान का हृदय के नाम से इसको जानते हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, राजधानी जयपुर का नक्शा किस बंगाली वास्तुविद के निर्देशन में तैयार किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इसका राइट आंसर होगा विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य हैं, उसकी देखरेख में राजस्थान में जो जो राजधानी है जयपुर उसका नक्शा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, बटनेर का जो दुर्ग है वो राजस्थान के कौन से जिले के अंतर्गत स्थित है। तो ये हनुमानगढ़ में स्थित है बटनेर का दुर्ग, इसलिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। घग्गर नदी के मुहाने के ऊपर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण वो यदुवंशी भाटी राजा भट्टी के पुत्र भूपत ने 3री शताब्दी में बटनेर का जो दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधवा खारा किसान आंदोलन राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। तो देखिए, कौन से जिले से संबंधित है, ये बीकानेर से संबंधित है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, भरतपुर प्रजामंडल का गठन है वो कब किया गया था। तो भरतपुर प्रजामंडल का गठन है वो 4 अप्रैल 1938 को किया गया था। किशनलाल जोशी के प्रयासों से भरतपुर जो राज्य प्रजामंडल है उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, ठाकुर खुशहाल सिंह का संबंध है वो निम्न में से किस क्षेत्र से था। तो ठाकुर जो खुशहाल सिंह है उनका संबंध अववा से था। अववा के ठाकुर खुशहाल सिंह, आपने ये फेमस लाइन है वो सुनी भी होगी, तो ऑप्शन जो सेकंड होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। जोधपुर रियासत के थे अववा ठिकाने के ठाकुर खुशहाल सिंह 1957 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जोधपुर राज्य और अंग्रेजों में सम्मिलित सेना को इन्होंने हराया था, तो ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, सारनाथ के स्तंभ को व्याख्यात करने वाला कथन है वो कौन सा है। तो सारनाथ के स्तंभ को कौन कौन सा कथन है वो व्याख्यात करता है, यह अशोक के स्तंभों में सर्वश्रेष्ठ है, ये बिल्कुल सही है। इसमें महाधर्म चक्र है जिसमें 24 तीलियां बनी हुई हैं। इसमें 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए हैं और चारों की दिशाओं की ओर मुख किए हुए हैं, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इस तरीके से मुख किए हुए हैं, इसलिए ऑप्शन जो फोर्थ होगा, उपरोक्त सभी, ये उपरोक्त सभी कथन है वो अशोक के सारनाथ का जो स्तंभ है उसकी ये व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, मुमताज महल का संबंध निम्न में से किस मुगल शासक से है। तो इनका संबंध शाहजहां से है, तो शाहजहां क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा पश्चिमी भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी है वो कहाँ पर स्थापित की गई है। तो सूरत के अंतर्गत ये स्थापित की गई है। नेक्स्ट, कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक युद्ध के नाम से आंग्ल फ्रांसीसी का जो संघर्ष हुआ था उसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। ये जो युद्ध है वो भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के उद्देश्य से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, जिसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी किस भाषा के अंतर्गत लिखी गई है? तो ये तुर्की भाषा के अंतर्गत लिखी गई है और बाबर की ये जो आत्मकथा है उसके नाम से इसको जानते हैं, बाबरनामा या फिर तुजुक ए बाबरी। देखिए इस ग्रंथ में की रचना है वो मुगल शासक बाबर के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट आपको दे रखा है, देखिए बाबरनामा की रचना बाबर के द्वारा की गई थी, लेकिन हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? उसकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। तो ये आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 28 अप्रैल 1917 को तिलक की होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पूना के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी और जिसके अध्यक्ष की बात करें तो जोजेफ बेप्टिस्ट हैं, वो इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आपको देखा 6 अप्रैल 1919 का दिवस किस घटना से संबंधित है? तो इस दिन क्या घटना हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो हुआ था। तो ऑप्शन जो सेकंड होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। देखिए वैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, लेकिन ये जो दिवस है ये भी जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही संबंधित है, इसलिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसके बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसके खिलाफ में जो महात्मा गांधी हैं उनके नेतृत्व में एक सत्याग्रह शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को अमृतसर के जो लोग हैं उन्होंने हड़ताल रखी थी, जिसमें हिंदू, सिख और मुसलमान ने सब ने बराबर इसमें भाग लिया था। उसके बाद में 6 अप्रैल 1919 को ही दो नेताओं, जिसमें एक तो था आपका सत्यपाल और दूसरा जो डॉक्टर सैफुद्दीन किल्चू हैं, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण जनता में भारी असंतोष है वो फैल गया था। उसके बाद में 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए आंदोलनकारी ने जो डिप्टी कमिश्नर हैं उसके दफ्तर पर प्रदर्शन किया और बाद में प्रशासन ने उन पर गोलियां चला दी थी। अमृतसर में अव्यवस्था फैल गई थी, कई बैंक और जो सरकारी इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया गया था 10 अप्रैल को। उसके बाद में 12 अप्रैल 1919 को कुछ और भारतीय नेताओं ने भी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए थे। जनता में असंतोष है वो लगातार बढ़ता जा रहा था और शहर में जो तनाव की स्थिति है वो बन गई थी। उसके बाद में 13 अप्रैल 1919 को गिरफ्तारियों के खिलाफ में स्वर्ण मंदिर के पास में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और वहां पर 20,000 से ज्यादा लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वहां पर कार्रवाई की गई और फैसला किया गया। फिर ब्रिगेडियर जो जनरल डायर है उसके नेतृत्व में हथियारबंद जो सिपाही वहां पर आए और जो प्रदर्शनकारी वहां पर कर रहे थे उनके ऊपर गोलियां चला दी। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक इस रिपोर्ट में 379 लोग हैं वो मारे गए थे, लेकिन ये गलत रिपोर्ट है वो पेश की गई थी और इसके बाद में इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी का भी गठन किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, तो ये अक्सर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, खुदाई खिदमतकार व लाल कुर्ती आंदोलन है वो किससे संबंधित है? तो देखिए ये किससे संबंधित है? खान अब्दुल गफ्फार खान से ये संबंधित है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। इसका मात्रक की बात करें तो एम्पियर होता है और इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? ए होता है। नेक्स्ट है, कम गलनांक वाले पदार्थ का वह सुरक्षात्मक साधन जिसे विद्युत परिपथ के विद्युतीय या फेज तार से लगाते हैं वो क्या कहलाता है? तो उसे फ्यूज के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट है, भोजन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो भोजन के पाचन के अंदर टाइलिन एंजाइम भी सहायता करता है, पेप्सिन भी करता है और लाइसोजाइम भी करता है, इसलिए उपरोक्त तो सभी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, पादपों में अतिरिक्त खाद्य पदार्थ का संचय किस रूप में होता है? तो देखिए मंड के रूप में इसका संचय है वो किया जाता है। नेक्स्ट है, सेल्यूलोज क्या होता है? तो सेल्यूलोज क्या होता है? एक कार्बनिक पदार्थ है सेल्यूलोज। पृथ्वी जो सेल्यूलोज है वो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है। नेक्स्ट देखिए आपको दे रखा है, निम्न में से किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो 1909 का भारत परिषद जो अधिनियम आया था उसी को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विश्व का पहला व प्राचीनतम संघीय गणतंत्र है वो कौन सा है? तो कौन सा है? अमेरिका का जो गणतंत्र है वो क्या है? विश्व का पहला और प्राचीनतम संघीय गणतंत्र है वो माना जाता है। देखिए 1787 में अमेरिका का नया संविधान है वो स्वीकृत किया गया था, जिसके बाद में अमेरिका में संघीय शासन प्रणाली को अपनाते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो निहित है? तो अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है,
भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो अपनाई गई है। नेक्स्ट दे रखा है, निम्न में से कौन सा कथन लोकतंत्र की विशेषता के विपरीत है? तो देखिए इनमें से जो आपको दे रखा है, लोकतंत्र के अंतिम निर्णय है वो राष्ट्र अध्यक्ष का होता है, ये लोकतंत्र की विशेषता के विपरीत है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति है वो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास में होती है, न कि राष्ट्र अध्यक्ष के पास में। तो ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो क्या होगा, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, राजस्थान में सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही सर्वप्रथम कौन से जिले के अंतर्गत होते हैं? तो धौलपुर है वो राजस्थान में सबसे पूर्व में स्थित है, वहीं पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पर सबसे पहले उदय होगा, सबसे पहले अस्त भी कहां पर होगा? धौलपुर जिले में ही होगा। और सबसे बाद में कहां पर उदय होता है? सबसे पश्चिम में कौन सा पड़ता है? जैसलमेर जिला पड़ता है। जैसलमेर जिले की जो सम तहसील है वो लगभग बॉर्डर के ऊपर है। तो सबसे जो बाद में उदय होता है वो जैसलमेर में होता है, और सबसे बाद में कहाँ पर अस्त होता है? जैसलमेर जिले के अंतर्गत ही होता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, राजस्थान के उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग में कितने जिले स्थित हैं? तो इसके अंतर्गत 12 जिले आते हैं। ये 12 जिले कौन कौन से आते हैं वो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ये जो सारे जिले हैं वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन जो इसमें थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पोतवार का पठार कहाँ स्थित है? तो जो पोतवार का पठार है वो अरावली के उत्तर पूर्वी छोर के ऊपर स्थित है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में वागड़ के नाम से प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में वागड़ के नाम से छप्पन का जो भी सीन है उसको वागड़ के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में निम्न में से कौन सी जाति निवास करती है? तो इसमें भील जाति है वो भी निवास करती है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में, मीणा जाति भी, गरासिया जाति भी। उपरोक्त तो सभी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा, चंबल बेसिन में 5 से लेकर 30 मीटर गहरी जो खड्डे युक्त जो बीहड़ भूमि होती है उसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो उसको स्थानीय भाषा में खादर के नाम से अपन जानते हैं। देखिए खादर आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? खादर आपको दे रखा है दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, 21वां फीफा विश्व कप 2018 का जो खिताब है वो किस देश ने जीता है? तो कौन से देश को जो जीता गया है? फ्रांस के द्वारा ये खिताब है वो जीता गया है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, देखिए 15 जुलाई 2018 को खेले गए फाइनल में फ्रांस ने क्रोएशिया को पराजित करके ये खिताब है वो अपने नाम किया है। नेक्स्ट आपको देखा, वर्तमान में चर्चित गुफा जो थेम लुआंग है वो किस देश के अंतर्गत स्थित है? तो ये थाईलैंड के अंतर्गत स्थित है, जहां पर कुछ दिन पहले जो फुटबॉल के जो खिलाड़ी हैं वो फंस गए थे कई दिनों तक वहां पर। 10 दिनों से वो लापता चल रहे थे, और बाद में 12 जूनियर फुटबॉल खिलाड़ी को वहां से जीवित खोज निकाला गया था। ये चर्चा का विषय रहा था, तो ये ध्यान में रखना आप। जो थेम लुआंग जो गुफा है वो कहाँ पर आपकी थाईलैंड के अंतर्गत स्थित है। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपको देखा है, इसरो ने क्रू स्केप सिस्टम का सफल परीक्षण है वो कब किया? तो कब किया? ये 5 जुलाई 2018 को किया है। नेक्स्ट देखा है, 12 जुलाई 2018 को IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप की किस स्पर्धा में भारत की जो हिमा दास है उसने स्वर्ण पदक जीतकर है इतिहास रचा है? तो 400 मीटर स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक वो जीता है। हिमा विश्व स्तर पर ट्रैक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 14 जुलाई 2018 को राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया है? तो 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। उन चारों के नाम हैं वो आप देख सकते हैं, राम शकर, राकेश सिन्हा, रघुनाथ जो महापात्र और जो सोनल मानसिंह हैं, इनको राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, भारत अमेरिका 2+2 वार्ता है वो कब और कहां पर संपन्न हुई है? तो ये कहां पर संपन्न हुई है? दिल्ली के अंतर्गत संपन्न हुई है, और 6 सितंबर 2018 को ये संपन्न हुई है। इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान की किस योजना के अंतर्गत वर्तमान में विरासत पथ, आध्यात्मिक परिपथ और कृष्णा परिपथ तथा मरुस्थल परिपथ का विकास किया जा रहा है? तो ये देखिए स्वदेश जो दर्शन योजना है उसके तहत ये किया जा रहा है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन 25 से लेकर 27 जुलाई 2018 तक कौन से जिले में किया गया था? तो देखिए ये बीकानेर के अंतर्गत किया गया था राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन, इसलिए बीकानेर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। वसुंधरा जी ने किया था, ये आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आपको दे रखा है, देश का पहला वंशावली म्यूजियम है वो बनाना कहाँ पर प्रस्तावित किया गया है? तो ये जयपुर के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जुलाई 2018 में राजस्थान के कौन से जिले की यात्रा के दौरान बालिका छात्रावासों के नाम पर कालीबाई और
बालक छात्रावास के नाम पर नानाबाई घाट के नाम वो करने की घोषणा की है। तो ये डूंगरपुर के अंतर्गत ये घोषणा की गई थी। नेक्स्ट आपको देखा है, राजस्थान के किस जिले में केंद्र सरकार के द्वारा 2 सीड हब यानी जो बीज केंद्र है उसका निर्माण किया जाएगा? तो देखिए ये किया जाएगा आपके जोधपुर के अंतर्गत भी किया जाएगा और पाली के अंतर्गत भी किया जाएगा। तो ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, जयपुर में मसाला चौक की सफलता के बाद राज्य के अन्य कितने जिलों में मसाला चौक का निर्माण है वो किया जाएगा? तो 6 जिलों के अंतर्गत किया जाएगा। उन 6 जिलों के नाम है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। अलवर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में मसाला चौक का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर चंद्रशेखर श्रीमाली, जिन्हें जुलाई 2018 में दिल्ली में पॉजिटिव कैरियर लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, राज्य के किस जिले से ये संबंधित हैं? तो राज्य के ये बीकानेर जिले से संबंधित हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ है वो कौन से जिले से माना जाता है? तो देखिए अंग्रेजी शिक्षा का जो आरंभ है वो अजमेर जिले से माना जाता है, इसलिए ऑप्शन आपको कौन सा दे रखा है इसके अंतर्गत? अजमेर आपको सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, जयपुर में अंग्रेजी शिक्षा का विकास किस शासक के समय हुआ था? तो जयपुर में अंग्रेजी शिक्षा का जो विकास है वो राजा राम सिंह के समय हुआ था, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में ईसाई मिशनरी स्कूल का प्रारंभ कब और कहां पर हुआ है? तो ये ब्यावर में 1860 के अंतर्गत ये हुआ था, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 1866 में राजस्थान के किस जिले में बालिका सरकारी विद्यालयों की स्थापना हुई है? तो ये देखिए इसमें उदयपुर में भी, जयपुर और भरतपुर तीनों के अंतर्गत हुई है, इसलिए ऑप्शन जो फोर्थ हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखा है, शासक वर्ग की संतानों को शिक्षित करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम राजस्थान की किस रियासत में 1866 में मोबल्स स्कूल की स्थापना की गई है? तो देखिए इसमें जयपुर में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट आपको देखा, राजस्थान में शैक्षिक प्रबंध की नींव का श्रेय है वो किसको दिया जाता है? तो देखिए निदेशालय को दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा, वर्तमान में राजस्थान में शिक्षा मंडलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राजस्थान में शिक्षा मंडलों की जो संख्या है वो कितनी है? 9 है। नेक्स्ट आपको देखा, राजस्थान में पाली शिक्षा विभाग में कौन सा जिला है वो शामिल नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिए इसके अंतर्गत जो सिरोही जिला है वो तो शामिल है, इसके अलावा जालौर भी शामिल है, पाली भी शामिल है, लेकिन बीकानेर जो जिला है वो शिक्षा संभाग के अंतर्गत शामिल नहीं है। पाली शिक्षा संभाग में नहीं है, इसलिए बीकानेर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है, राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा विभाग का प्रमुख कार्य क्या है? तो देखिए इसमें प्रमुख कार्य क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार करना, प्रबंधन करना और धनराशि का नियोजन करना। उपरोक्त तो सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है, राजस्थान में संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज संस्थाओं को कब स्थानांतरित की गई थी? तो देखिए ये 2 अक्टूबर 2010 को ये स्थानांतरित की गई थी, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक लड़की की तस्वीर को इंगित करते हुए उमेश ने कहा कि उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। देखिए आपको ये जो क्वेश्चन होते हैं ना ब्लड रिलेशन वाले, उसको करने का सीधा सा तरीका है, जैसे आपको दे रखा है एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए उमेश ने कहा, तो ये तो आपने उमेश बना लिया, ठीक है, ये उमेश है और ये क्या है उस लड़की की तस्वीर है, ठीक है, लड़की की तस्वीर है, इसको अपन नेगेटिव से शो कर दिया। उसके बाद में देखा उसकी माँ का भाई, यानी ये जो लड़की है उसकी माँ, ये हो गई नेगेटिव उसकी माँ, फिर उसका भाई, इसका मतलब ये इसका पॉजिटिव, इसका भाई हो गया, ठीक है। भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, उमेश की माँ ये नेगेटिव हो गई और उसका पिता यानी ऊपर की पीढ़ी ऊपर दर्शा दी और उसका इकलौता पुत्र दे रखा है, यानी इकलौता पुत्र कौन है? ये जो आपको दे रखा है इसकी माँ का भाई दे रखा है, ये इसका इकलौता पुत्र, यानी ये इसकी भी बहन होगी, यानी ये जो है ना वो ये भी हो सकती है, यानी या तो इसकी क्या होगी माँ होगी। ये जो तस्वीर वाली माँ है आपको यही पूछा आगे, बताओ कि लड़की की माँ, यानी ये इसका जो संबंध है वो उमेश के साथ में क्या संबंध है, यानी ये इसकी मम्मी है, ये इसकी भाई है और ये वापस इसकी बहन है, यानी या तो ये खुद होगी या फिर क्या होगी ये उमेश की मौसी होगी। तो या तो इसकी माँ होगी या फिर क्या होगी मौसी होगी। ये आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? फोर्थ ऑप्शन के अंतर्गत दे रखा है और यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिए इस तरीके से आप समझोगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये जो आपको मैंने प्लस माइनस वाला जो तरीका बताया उसी तरीके से आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा और हर एक क्वेश्चन में वो लागू होता है। नेक्स्ट आपको देगा नीचे दिए गए आरेख में वृत्त है वो बुद्धिमान को दर्शाता है, ठीक है, ये वृत्त है वो बुद्धिमान को दर्शाता है और बाद में वर्ग है वो अनुभवी व्यक्तियों का है और त्रिकोण अध्यापकों का द्योतक है। कौन सा भाग उन अध्यापकों का द्योतक है जो बुद्धिमान के साथ साथ में अनुभवी है, यानी कि तीनों में कॉमन कौन सा दे रखा है? तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो 2 ऐसी संख्या है जो इस वर्ग में भी आ रही है
इस वर्त में भी आ रही है और इस त्रिभुज के अंतर्गत भी आ रही है, और कोई भी ऐसी संख्या कॉमन नहीं है जो तीनों डायग्राम के अंतर्गत आ रही है। तो दो आप कौन से ऑप्शन में दे रखा है, चौथे ऑप्शन में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्प में से वह शब्द ढूंढिए जो निम्नलिखित अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए इसमें ए आपको नहीं दे रखा है, इसलिए लेमंट नहीं बनेगा। इसके अलावा यू भी आपको कहीं नहीं दे रखा है, इस जो आपको ये मीनिंग दे रखा है इसमें यू और ए कहीं भी नहीं दे रखा है, इसलिए ये दोनों ही क्या होंगे, इसका राइट आंसर होंगे। यहाँ पर आपको लिखा गया है कि एलिमेंट्री में यू नहीं है, इसलिए जो ल्यूमन शब्द है वो नहीं बनाया जाएगा। लेकिन ए भी कहीं नहीं आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए लेमंट है वो भी नहीं बनाया जाएगा। ऑप्शन इसमें तो दोनों होंगे, वो क्या होंगे, राइट आंसर हो गए। नेक्स्ट आपको दिया गया है, नीचे एक पासे की एक स्थिति दी गई है, दो बिंदुओं के विपरीत फलक पर कौन सी फलक नहीं आ सकती। यानी एक पासा दिया गया है, इसके विपरीत फलक आपको पूछी है, ये जो इधर वाली विपरीत फलक है, इसके पीछे वाली इधर वाली जो विपरीत फलक होगी उसके पीछे कौन सा अक्षर आ सकता है वो आपको बताना है। तो देखिए 5 तो नहीं आ सकता, क्योंकि पाँच नहीं, सॉरी 6 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 6 है वो तो क्या है, इसके साइड में आ गया। उसके बाद में 1 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 1 है वो भी इसके साइड में है। अब अपन को जो नहीं पता है, यानी कि या तो 3 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है। ये जो 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं 2 के पीछे आने की, तो इसमें जो 3 4 5 ये आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, वही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 5 आपको फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, द्वितीयक सामग्री का क्या गुण है। तो द्वितीयक सामग्री का गुण है वो क्या है, इसके अंतर्गत पक्षपात से स्वतंत्र, भूतकालीन तथ्यों का संग्रह है, गोपनीय सूचनाओं का ज्ञान, उपरोक्त सभी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चित्रमय प्रदर्शन का दोष है। तो चित्रमय प्रदर्शन का दोष कौन सा होता है, उपरोक्त सभी ही इसी में आंसर होगा। शुद्धता की जांच न होना, सीमित प्रचलन और पक्षपात संभव, ये चित्रमय प्रदर्शन के क्या है, सभी दोष के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है, माध्यिका का गुण है। तो माध्यिका का गुण कौन सा है, इसके अंतर्गत सरलता, बिंदुरेखीय निर्धारण और उचित प्रतिनिधित्व है। उपरोक्त सभी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि p एक धनात्मक अभाज्य है तो अंडर p जो संख्या है वो कैसी होगी। तो ये कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या का ये उदाहरण होगी। नेक्स्ट आपको दे रखा है, द्विघात बहुपद दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ c नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, तो शून्य समान होंगी। तो c और a है उसके चिन्ह क्या होंगे, इसके अंतर्गत समान होंगे। ये जो c है और ये a है, इसके जो चिन्ह होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, 2 अंकों वाली संख्या के 2 अंकों का योगफल आपको 7 दे रखा है, अंकों को उलटने पर प्राप्त जो संख्या है वो पहली संख्या के 9 अधिक है। देखिए इस क्वेश्चन को आपको वैसे नहीं करना, अगर आप x प्लस वाई मानने लग जाओगे, फिर आप 7 करोगे, फिर अंकों को आप पलट दोगे, फिर आप इक्वल टू 9 अधिक करोगे, फिर आप x प्लस वाई करोगे, इस तरीके से आपको ये नहीं करना है। इस तरीके से करने अगर बैठ जाओगे ना तो एग्जाम में टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको क्या करना है, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और ऑप्शन से किस तरीके से करोगे, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, अंकों का योगफल आपको 7 दे रखा है, तो आप देख लो अंकों का योगफल 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ पर 5 ही है। ऑप्शन जो फोर्थ है वो तो अपने आप ही क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है, अंकों का क्रम उलट देने पर, यानी पहले अगर आपके पास में 3 और 4 होंगे, उसका क्रम आप उलटोगे, यानी 4 और 3 करोगे, तो प्राप्त संख्या, ये जो प्राप्त संख्या है ये क्या होगी, उससे 9 अधिक होगी। तो बिल्कुल है, 34 से जो 43 है वो क्या है, 9 अधिक है। यानी अगर आप पहली वाली जो संख्या होगी वो 34 होगी, क्रम उलटने के बाद में संख्या क्या होगी, 9 अधिक होगी। 34 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, ये आंसर हो जाएगा। 43 मत कर देना आप, 43 का मतलब क्या है, आप ये कहना चाह रही हो कि 43 वो संख्या है जिसको अपन उल्टेंगे तो 34 हो जाएगा, और 34 है वो 43 से अधिक है। 43 से अधिक नहीं है, 34 वो क्या 43 से कम है, न कि अधिक है। आपको पूछा वह संख्या कौन सी है, तो वो संख्या कौन सी होगी, आपकी 34 होगी। इसलिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वो क्या होगा, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा, यदि r त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर r ऊंचाई की एक ठोस शंकु के आकार में उसको ढाला जाता है, तो आपको बताना है कि शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी होगी। तो ये इसको r त्रिज्या है, तो इसके शंकु के आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसके अंतर्गत 2r हो जाएगी। और ऑप्शन जो फर्स्ट आपको दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, 2 घन है जिसमें से प्रत्येक का आयतन आपको 64 घन सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद में संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बना दिया, और उसके बाद में घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होगा, ये आपको पूछा है। तो देखिए प्रत्येक घन का आयतन, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि घन का आयतन कितना होता है। घन का आयतन v इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब होता है। ए क्यूब का मान आपको कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। तो यहाँ से ए का मान कितना जाएगा, यहाँ से ए का मान आप 64 है, इसका आपको अंडर रूट क्यूब है वो आपको निकालना है, तो यहाँ से वो निकाल लेना। उसके बाद में घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 मल्टीप्लाई लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, और ऊंचाई गुणा लंबाई होता है। ये तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा, और 160 वर्ग सेंटीमीटर वो इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको इसमें घनाभ की तिर्यक ऊंचाई पूछी होती, यानी कि कर्ण पूछा होता, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट
लंबाई का स्क्वायर और उसके बाद में चौड़ाई का स्क्वायर और उसके बाद में ऊंचाई का स्क्वायर। अगर आपको इसमें घनाभ का आयतन पूछा होता तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये क्या होता है, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स के आराम से कर सकते हो, वरना आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। ऑप्शन जो फोर्थ है 160 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिख रहा है दो चांदी के वर्ताकार टुकड़ों के अर्धव्यासों का अनुपात आपको दे रखा है 1:2, मोटाई दे रखी है 2:1। यदि टुकड़े की कीमत है वो 1 रुपया है, छोटे टुकड़े की कीमत 1 रुपया दे रखी है, तो बड़े टुकड़े की कीमत है वो कितनी हो जाएगी, 2 रुपया हो जाएगी। 1:2 के अंतर्गत इनको दिया गया है, इसलिए ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देगा संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, तो संस्कृत भाषा का आपको उपसर्ग बताना है। ये 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं। तो इसमें देखिए आपको अभी उपसर्ग जो दे रखा है वो क्या है, संस्कृत भाषा का ही उपसर्ग है। नेक्स्ट है अर्थ का अभिप्राय है, तो अर्थ का अभिप्राय क्या होता है, निमित्त, धन, मतलब सभी क्या होते हैं, अर्थ के अभिप्राय होते हैं। ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो वृद्धि संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है। देखिए महोषधम ये क्या है, वृद्धि संधि का ही उदाहरण है। यहाँ पर आप इसको गेस कर सकते हो, ऊपर 2 मात्रा है और 2 मात्रा ऊपर कौन सी संधि के अंतर्गत आते हैं, वृद्धि संधि के अंतर्गत आते हैं, अपवाद को छोड़कर। अपवाद को छोड़कर वृद्धि संधि के प्रत्येक उदाहरण में जो शब्द होता है उसके ऊपर क्या आती है, 2 मात्रा आती है, और गुण संधि के अंतर क्या आती है, अपवाद को छोड़कर 1 मात्रा आती है। तो ये गेस कर सकते हो, ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है इंग्लिश से रिलेटेड, द बॉय वाज क्लाइंबिंग द हिल, एक्टिव में इसको आपको चेंज करना है। तो ये जो आपको वर्ड दे रखा है एक्टिव में, इसको जब आप चेंज करोगे पेशिव वॉइस के अंतर्गत, तो देखिए कौन सा इसमें वाक्य होगा, द हिल आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसको तो आपको सब्जेक्ट बना देना है। तो द हिल है वो आप कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये चारों ऑप्शन के अंतर्गत दे रखा है। उसके बाद में वाज क्लाइंबिंग दे रखा है, यानी वाज के साथ में अगर आप पेशिव में चेंज करोगे तो क्या आएगा, बीइंग आएगा। तो वाज बीइंग और बाद में क्लाइंब की थर्ड फॉर्म आएगी क्लाइंब्ड। तो वाज बीइंग क्लाइंब्ड आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, वाज बीइंग क्लाइंब्ड। उसके बाद में यहाँ पर तो बीइंग दे रखा है दोनों में, तो ये भी गलत हो गई, और यहाँ पर तो सीधा ही दे रखा है, तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। तो वाज बीइंग क्लाइंब्ड और बाद में बाई लगा के जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दोगे, तो ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है द फार्मर डज नॉट डैश हिज फील्ड टूडे, तो देखिए इसके अंदर क्या आएगा, द फार्मर डज नॉट प्लाउ हिज फील्ड टूडे, ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा आपको वुड यू लाइक टू टेक डैश मोर टी, तो देखिए वुड यू लाइक टू टेक सम मोर टी, सम मोर टी क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। तो देखिए दोस्तों 75 क्वेश्चन आंसर के बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। और जो पिछले के जो टेस्ट पेपर हैं उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट है वो आपके पास में पहुंचते रहें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।